बहू, बाजार जा रही हो क्या? सर्दी का मौसम आ रहा है तो मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे भी लेते आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है मुझे। और हाँ बहू, महेश से कहना कि मेरी गैस वाली दवा खत्म हो गई है, वो मंगवा दे। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही लेते आना। किस लिए महेश को परेशान करोगी? शारदा जी ने अपनी बहू रश्मि से कहा। रश्मि बोली, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख ही देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने आपको 2 जोड़ी मोजे खरीद कर दिए थे, कहाँ गए वो? और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? शारदा जी बोली, बहू, अब तुमसे क्या छुपाना। वो जो हमारी पड़ोसन विमला जी हैं, कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजे लाने के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले मोजे उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, तो जब मैं पिछली बार गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज 1 गोली लेंगी तो उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। रश्मि बोली, मम्मी जी, आप भी हद कर देती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखा है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है, इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीज़ों को बांटती हैं जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपके लिए मोजे लाऊंगी, और अगर आइंदा से आपने ये मोजे किसी को दिए तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से आपको ला कर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर रश्मि वहाँ से चली गई। शाम में शारदा जी बैठकर टीवी देख रही थी। तभी महेश घर आया और बोला, क्या माँ, पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और भी काम कर लिया करो। मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये रश्मि दिख नहीं रही है, कहाँ चली गई? शारदा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई नहीं था इसलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? तभी उधर से रश्मि आई और बोली, मम्मी जी, पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। शारदा जी बोली, बहू, मैं तो बस बता ही रही थी कि तुम। तभी रश्मि बीच में टोकते हुए बोली, ये क्यों नहीं बताया आपने कि आपका सामान लेने ही मैं बाजार गई थी? महेश बोला, कौन सा सामान रश्मि? रश्मि, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई तो कभी मोजे अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। महेश बोला, माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? चीज़ों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या आप? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। महेश इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से शारदा जी का चेहरा उतर गया अपने बेटे की बात सुनकर। कुछ दिनों के बाद महेश अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। शारदा जी बोली, बहू, मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेते आना। रश्मि बोली, मम्मी जी, हम जब भी बाजार कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं, और ये क्या, ये सारा सामान खत्म हो गया है क्या? शारदा जी बोली, नहीं बहू, अभी 2 दिन का है, इसलिए तुम्हें पहले से बता रही हूँ। महेश, माँ, 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमज़ोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र मुरारी लाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मुरारी लाल जी बोले, भाभी जी, विजय भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, इसलिए आपके दस्तखत लगेंगे।
मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊँगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है। वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये एटीएम कार्ड आप अपने पास रखिए। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो इससे निकाल लीजिएगा। शारदा जी बोली, मुरारी लाल जी, इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूँ, मेरी वजह से उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो चले गए, पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता, और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर में से यहाँ आना पड़ा। इतनी तकलीफ आपको उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी। मुरारी लाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। विजय भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। कभी भी कुछ भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करने समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आजकल के लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मुरारी लाल जी वहाँ से चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। रश्मि बोली, मम्मी जी, कोई आया था क्या? शारदा जी ने सारी बात रश्मि को बताई। कुछ 1000 रुपये के पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या ज़रूरत थी? रश्मि ने कहा, देखिए ये बिस्किट हवा में रखा है, खराब हो रहा है। आप बहुत चीज़ों को बर्बाद करती है। मम्मी जी, थोड़ा तो ध्यान रखा कीजिए। शारदा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूँगी। महेश बोला, माँ, आपकी उम्र हो गई है परंतु आपकी अकड़ नहीं गई है। चीज़ों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25 से 30 हजार रुपये का पेंशन आपको दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़े आप इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहाँ से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं शारदा जी अंदर कुछ टूट सी गई थी। वो हर रोज़ सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज़ का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजी। गांव से शारदा जी की सहेली विमला से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपनी मन की सारी बात बताई तो विमला जी ने बताया। उसे सुनकर शारदा जी के पैरों तले जमीन निकल गई। विमला जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए और वापस कभी पलटकर भी नहीं देखने आए। वो तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर बच्चे अपना हक नहीं जमा सके। आज वही सहारा है मेरा, और मैं सुख शांति से उसी पेंशन से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। शारदा जी बोली, विमला, क्या अकेले रहना सही है, बच्चों से दूर? विमला जी बोली, शारदा, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराये में भी अकेलापन नहीं महसूस हो रहा है। 2-3 दिन तक शारदा जी विमला की कही बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते। एक रोज शारदा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। महेश बोला, माँ, अगर जा रही हो तो जाओ, पर ये याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आऊँगा। मुझे छुट्टी भी नहीं है कि मैं आपको गांव छोड़ने जाऊँ। हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ, आपको गांव छोड़ देगा। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, और अपने सामान को समेटने लगी। बेटा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और ना अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। हाँ, बस हो सके तो जब अंतिम सांस लूँ तो तुम अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर शारदा जी वहाँ से निकल गई। आज 2 महीने हो गए हैं, ना महेश ने शारदा जी को फ़ोन किया और ना ही शारदा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती रहती हैं। पति के अच्छे व्यवहार के कारण
गांव वाले उनका बहुत इज्जत करते और शारदा जी ने अपनी छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवा दिया है। कुछ लोगों को रोजगार मिल गया है और शारदा जी को लोगों का साथ मिला, तो वक्त भी कटने लगा उनका आराम से। दोस्तों, कभी सोचकर देखिएगा, जब हम बचपन में अपने माँ बाप से अपनी इच्छा जाहिर करते थे तो वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए जुगाड़ कर ही देते थे। अब ऐसा क्यों होता है कि एक उम्र हो जाने के बाद उन्हीं माँ बाप पर जब पैसे खर्च करने होते हैं तो उसका हम हिसाब लगाने लगते हैं। ईश्वर ना करे कि हमारे साथ भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।